सोचिए कि ये कैसा मुल्क है। पूरी दुनिया ने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है। वहां अब किताबों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान तो असल में पाकिस्तान का अपर हैंड रहा, भारत के 26 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इसको कहते हैं कलाकारी, बल्कि उससे बढ़कर कागजकारी। क्योंकि जब मैदान में वो क्रिकेट का हो या जंग का आपकी चले नहीं, तो आप अपने देश के लोगों को बरगला कर अपनी कुर्सी को सलामत रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन हो नहीं पाता। भागने के लिए जमीन कम पड़ने लगती है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, प्रतिशोध में आगे आपको बताऊंगा। मेरे साथ जनरल सिन्हा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कमांडर बहल। जय हिंद सर। जय हिंद, गुड इवनिंग। आइए पहले यह खबर दिखाता हूं आपको। ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली सिलेबस में शामिल करने की एनसीईआरटी की पहल के बीच पाकिस्तान से खबर आई। ये बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद अब स्कूली बच्चों को झूठा पाठ पढ़ा रहा है पाकिस्तान। स्कूली सिलेबस में 7 मई को पाकिस्तान पर भारत के हमले का जिक्र। दावा, पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की। भारत के 4 रफेल फाइटर गिराने का भी दावा। इतना ही नहीं, भारत के 26 ठिकाने तबाह करने का भी दावा किया गया है। अपने नए पौध को, अपनी नई पौध को वहां के बच्चों को यह बताया जा रहा है कि असल में तो हमने भारत को पीटा, हम भारत से पिटे नहीं हैं। ये एक ऐसा सफेद झूठ। जाहिर है आज कनेक्टेड वर्ल्ड में जब लोगों के पास, अगर खुद के पास नहीं तो पड़ोसी के पास स्मार्टफोन है, और सच्चाई बहुत दिनों तक छिपती नहीं। जब पूरी दुनिया ने देखा मार पड़ा तो कैसे चिल्ला रहे थे और सामने ब्लास्ट हो रहा था। उस दिन रात में जब मार पड़ी 1 से 1:30 के बीच में, तो आपने वो तमाम लोगों ने तस्वीरें देखी, पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन अपने घर में वो पढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं हम जीते, 26 ठिकाने हमने भारत के तबाह किए और उसके अलावा 4 रफेल गिरा दिए। और ये झूठ इस कदर फैलाया जा रहा है कि वहां के क्रिकेटर्स यूं करने से लेकर और अब किताबों तक में ये कागज काले किए जा रहे हैं। अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी काला किया जा रहा है। उनको सच्चाई नहीं समझने दी जा रही। जनरल सिन्हा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है और इससे पर्पस क्या सर्व होगा? क्योंकि सच्चाई तो आज नहीं तो कल वो भी जानेंगे। जय हिंद। देखिए दिनेश जी, जो पाकिस्तान के अंदर में फितरत रहती है वो फितरत पुरानी है। 21वीं सदी में आज बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसा आपने बताया। आज तो मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। और वहाँ के लोगों ने आपको बताया था, जब नूर खान में हो रहा था ना, तो भाग भाग करके तस्वीरें वहाँ से आई। और ये अब उसको बरगला नहीं सकते, क्योंकि ये जन जी का भी नहीं, ये जो न्यू जनरेशन है ना, ये क्या होगा XYZ मुझे नहीं पता है। ये लोग, क्योंकि उन्होंने अपनी कब्रें खोद रहे हैं। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, ये उसकी फितरत है। लोग उसका भी हवाला देते हैं कि कैसे 72 में बुरी तरह पिटने के बाद और सरेंडर कर चुकने के बाद, 93,000 पतलूने उतार चुकने के बाद भी वहां का एक अखबार छाप रहा था कि हम बुरी तरह टक्कर दे रहे हैं और हम आखिर जीत तक ये जंग जारी रखेंगे। ये तो कमाल मुल्क है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेन वॉश करते हैं छोटे बच्चों का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जेन ज़ी रेवोल्यूशन चारों तरफ फैल रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका है, बांग्लादेश, नेपाल, फ्रांस, इटली, कहीं पे भी आप देखें जेन ज़ी आगे बढ़ के रेवोल्यूशंस को लेके जा रहा है। वहां पे आप बच्चों के माइंड को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ताकि कल वो आर्मी के अगेंस्ट ना खड़े हो जाएं। हर जगह पे, हर मैदान पे हार के आते हैं, और आते हैं तो अपने ही देश के लोगों के ऊपर बॉम्ब करते हैं। आप शर्म नहीं आती आपको? और साथ में जब उनका लिविंग स्टाइल देखते हैं कि वो 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों की उनकी संपत्ति है, और रिटायरमेंट के बाद सबके सब भाग जाते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, तो ऐसे बच्चों को ब्रेन वॉश करना बहुत जरूरी है। ब्रेन वॉश करके ही अपनी कुर्सी को सलामत रखने की कोशिश चल रही है। लेकिन यह कोशिश अब बहुत दिनों तक नहीं टिकेगी। उसकी खबरें में भी आपको बताता रहता हूं कैसे KW खैबर पख्तूनवा में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बलूचिस्तान में। लेकिन इस बीच ये खबर देखिए, व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलेंगे शहबाज शरीफ और असीम मुनीर। जून के बाद ट्रंप से दूसरी बार मिलेंगे असीम मुनीर। अमेरिका के सामने नतमस्तक पाकिस्तान के रास्ते ईरान को साधने में लगा हुआ है अमेरिका। सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते से अमेरिका को डर है। सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो रक्षा समझौता हुआ है, उससे अमेरिका को यह लग रहा है कि अमेरिका को एक बड़े सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर इस जगह पर जो देखा जा रहा था मिडिल ईस्ट में, क्या वो डाइल्यूट हुआ है। और दूसरे ये भी आप जानते हैं कि न सिर्फ बलूचिस्तान के मिनरल्स पर निगाहें हैं अमेरिका की, बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं। मसलन ईरान को भी साधना, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज करना, और न जाने क्या क्या। पाकिस्तान को अपने तरीके से इस्तेमाल करता है अमेरिका। और इस समय वहां पर गए हैं शहबाज शरीफ। असल में शहबाज शरीफ नहीं गए हैं, कहा यह जाना चाहिए मुनीर गए हैं, साथ में शहबाज गए। मुझे तो यह लगता है जनरल सिन्हा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में जैसे इनकी हिमाकत बढ़ती जा रही है, कहीं शहबाज के गले में हम कोई पट्टा ना देखें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये आपने वाकई वोट के जरिए किसी एक आदमी को चुना है और आपकी डेमोक्रेसी वाकई जीवंत है,
तो फिर आपको मुनीर के साथ जाने या मुनीर को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? आपने जो बात की कि ना आप पट्टा देखेंगे तो पट्टे का जो सिरा है किसके हाथ पे होगा? मुनीर के हाथ में होगा। देखिए ये तो सच्चाई है, आप ये लेके चलिए कि पूरी की पूरी, क्योंकि वहां की डीप स्टेट इतना ज्यादा है और उसको सह मिल रहा है किससे? अमेरिका से मिल रहा है, उसको सह मिलता है चाइना से। कोई बात करके तैयार नहीं है वहां पर ये कहने के लिए, क्योंकि प्रॉक्सी इतनी ज्यादा, ये प्रॉक्सी आज से नहीं शुरू हुई, पहले तो ये डायरेक्ट बन जाते थे, आकर के उस सत्ता में काबिज हो जाते थे, मगर उन्होंने माना कि ये सबसे बेस्ट तरीका है और वो जो चला है। तो आपने कहा कि ये क्या होगा? देखिए आप जब राइड करना शुरू करते हैं ना, 3 4 5 मास्टर होते हैं ना आप घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। ये आप एक थ्योरी चल रही है, मैं भी उसके ऊपर डीप रिसर्च कर रहा हूं कि क्या अमेरिका का टैसिट सपोर्ट था कि इसने बोला कि पाकिस्तान को जाओ सऊदी अरेबिया के साथ लग जाओ, क्योंकि सऊदी अरेबिया का स्पेस को यूज करने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को बताया था और जो चीजें चल रही हैं उसके बड़े आयाम हैं। आप एवरी डे स्केलेटन। तो आप ये एक बड़ा इशारा कर रहे हैं कि क्या सऊदी के साथ पाकिस्तान की डील असल में अमेरिका के ही टैसिट सपोर्ट से, उसके ही असल में इशारे पर हुई है? अगर ऐसा हुआ है तो इसके बहुत बहुत सारे आयाम हैं और ये एक बड़ी खबर है। दूसरे ये भी मैं आपको बताता चलूं कि मीर यार बलोच ने कल हमारा जो शो है उन्होंने वो देखने के बाद उसको ट्वीट किया है। आप लोगों ने यहां से बताया कि जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ, क्या क्या खैबर पख्तूनवा में जो हमला किया गया सोमवार को, मंगलवार को उसी का बदला क्या जाफर एक्सप्रेस के तौर पर लिया गया है बलूचिस्तान में, हमने ये भी डिस्कस किया। और मीर यार बलोच में देख रहा था कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम का एक उसका जो हिस्सा है वो काट कर उसको ट्वीट करते हुए हमको थैंक्स भी किया है। शायद थैंक्स इसलिए किया जा रहा है क्योंकि असल में वहां से आने वाली जो सच्चाई है वो बाहर की दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाती। मसलन देखिए ना, वहां पर जो खैबर पख्तूनवा में अपने फाइटर जेट भेजकर उन्होंने बॉम्ब गिराए हैं, उसको कुछ और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो। वहां पर पुलिस वाले, एक तो आर्मी के लोगों ने मुंह सिल रखा है और पुलिस वालों से ये कहलवाने में लगे हैं कि ये तो हमने नहीं गिराया बम, वहां पे क्रूड बम बनाए जा रहे थे, विस्फोट हो गया। और वो ये भी कहने में लगे हुए हैं कि ये तो टीटीपी के लोगों को हमने मारा है, असल में हमारा कोई किसी आम नागरिक से कोई झगड़ा नहीं है। ये सब झूठ प्रसारित करने की जो कोशिश करते हैं, उस बीच में जब सच्चाई सामने आती है तो जाहिर है वहां के लोगों को ये लगता है कि चलिए पड़ोस के मुल्क से ही कह सही, हमारी आवाज तो सामने आ रही है और जो सच्चाई वो तो सामने। अरे विस्फोटक पदार्थ एक जगह रखे हैं, वो एक्सप्लोड कर गए और वो बॉम्ब से नहीं हुआ है, पाकिस्तान एयरफोर्स के किसका उल्लू बना रहे थे। आज पीओके के अंदर जो एक हवा लगी है, उन्होंने कहा 29 सितंबर को पूरा पीओके को बंद किया जाएगा। तंग आ गए हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल से, कहते हैं ना एजुकेशन में, उनके बच्चे बड़े बड़े मार्क्स लेते हैं, हाई मार्क्स भी ले लें तो भी जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं पंजाब के अंदर या दूसरी कॉलेजेस के अंदर, उनको नहीं दी जाती सीट्स। क्यों? क्योंकि वहां पे एक स्पेशल कोटा है जिसके अंदर इनको बहुत कम सीट्स दी जाती है, यानी कि 70% वाला बच्चा उसको एडमिशन मिल जाती है, 90% जो आता है पीओके जेके से उसको नहीं मिलती। और जो बहुत बड़ी बात है यूएस की, जो हम कर रहे थे, यूएस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी शुरू कर दी है साउथ एशिया की। अब वो बागराम एयरबेस चाहता है, जैसे कि आपके साथ डिस्कशन भी चल रहा था, और बागराम के अंदर ये आपने महत्वपूर्ण बात किया। बागराम को लेकर सर ये जो मीटिंग हो रही है, असीम मुनीर और जनरल सिन्हा, मैं आपसे समझना चाहता हूं क्या बागराम को लेकर भी पाकिस्तान से कोई बात होगी इसमें? 100% बागराम के लिए एक बात आ रही थी और वहां से जो तालिबान के एक जो उनके ये थे जो गृह मंत्री है, उन्होंने ये कहा था कि हमारा कुछ ना कुछ वहां पर डील चल रहा है। वहां पर वो कह रहे थे कि नहीं हमारे को 100 बिलियन चाहिए, वो कह रहे थे 100 बिलियन का। तो 100-100 के बीच में क्या मुनीर वहां भी कर रहे हैं कुछ? कि देखिए आईएस खुरासान प्रोविंस से। अच्छा सर, एक चीज और बहुत ये हमारे दर्शकों को बड़ा स्पष्ट समझाइए। अगर इस जैसा आपने कहा टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, लगता है सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान की डील हुई है वो अमेरिका की टैसिट सपोर्ट से हुई है, इसका फायदा क्या होगा अमेरिका को? देखिए अमेरिका को क्या फायदा होने वाला है, अमेरिका को वो क्या चाहते हैं कि देखिए वहां पूरा दो फाड़ हो जाए। जिस तरह से वेस्ट एशिया में क्या हो रहा था कि एब्सोल्युटली ये संगठित हो रहे थे, नेटो की बात कर रहे थे, नेटो अरब का नेटो, उसको तोड़ने के लिए यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। पूरा करने दीजिए। अच्छा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखिएगा प्लीज। ये चीजें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये ट्रेंड कर रहा है। तो ट्रेंड यदि करता है, देखिए हम सोच सकते हैं, मतलब ये धुआं है, अगर धुआं है तो आग होगी। सुनिए उसी बेस से जहां पर आप कतर में हुआ था ना, उस बेस से वहां से ब्रिटेन की एक एयरफील्डर गई थी और उसको परमिट किया था। काउंटर पॉइंट लेते हैं। बिल्कुल बात ये है कि
टोटली ट्रंप क्या चाहते हैं? हाँ। ट्रंप एक रिजॉर्ट बिल्ड करना चाहते थे हाँ, गाजा quickly के sir, अंदर। हाँ। हाँ, और साथ में ट्रंप नेतन्याहू को 100% सपोर्ट करेंगे। वो पार्ट ऑफ डीप स्टेट है, 1/3 पैसा तो वहीं से आता है, 1/3 मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से आता है। ट्रंप कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसी फोर्स बने जहां इजराइल के हाथों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। लेकिन बागराम वाली बात पे मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पाकिस्तान जो है तालिबान सैंक्शन कमेटी का भी चेयरपर्सन है और साथ में वाइस चेयर है काउंटर टेररिज्म का, जो खुद ही टेररिज्म को देता है। तो वो जरूर कुछ ना कुछ डील बनाने की कोशिश करेगा अमेरिका और तालिबान के बीच में, ताकि बागराम एयरबेस अगली खबर लेना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग चल रही है। गाजा पर ट्रंप का मास्टर प्लान सामने आया। गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया नया प्रस्ताव, इजरायली बंधकों की वापसी की रखी शर्त, हमास के बिना इस्लामिक सरकार बनाने की पेशकश। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पेशकश है, इसके पीछे क्या बुद्धि है सर? देखिए, पेशकश में क्या बुद्धि है, उनको पहले वो ट्राई कर रहे थे कि पूरे के पूरे 20 लाख लोग वहां से निकाले, वो पॉसिबल है नहीं, रखना तो है ही है। फिर वो चाह रहे थे, जैसा आपने बताया कि कोई रिसोर्ट। प्रॉब्लम उसकी ये आज है कि जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हमें इससे क्या फायदा मिलेगा, और इजराइल को क्या है, इजराइल के पास दो चीजें हैं। इजराइल को चाहिए कि पूरा का पूरा आधिपत्य उनके पास आ जाए, इंक्लूडिंग वेस्ट बैंक, और ये चीजें चल रही हैं। जो 2 नेशन थ्योरी हम बात करते हैं, दैट विल बी ऑन पेपर, बट ये तो पहले आप बताइए, इजराइल को कितने लोगों ने आज तक दुनिया में ये किया है, मान्यता दी है? बहुत सारे आपके देश हैं वेस्ट में भी जो उन्होंने मान्यता नहीं दी इजराइल को आज तक। ठीक है, तो बात यह है कि इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए पैसा, इनको चाहिए कि किसी तरह हम, और इसीलिए वो फाड़ना चाहते हैं। देखिए, खबरें आ रही हैं आज के दिन में पूरे वेस्ट एशिया में रशिया, इंडिया और इजराइल, इसकी गठजोड़ बन रही है। जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इन आयामों को पढ़ी है। कोई, मैं भी हो सकता है गलत हूं, मैं गलत नहीं है, ये बातें चल रही हैं। रशिया ने कह दिया है कि S-400 दे रहा था, सऊदी अरेबिया को नहीं देगा, ठीक है, और तेल भारत नहीं खरीदेगा सऊदी अरेबिया। राइट, और पहली बार ट्रेन से भारत ने किया मिसाइल लॉन्च। अग्नि प्राइम मिसाइल का ट्रेन लॉन्च सफल, 2000 किलोमीटर तक मिसाइल की मारक क्षमता। नेक्स्ट जनरेशन एटमी मिसाइल है अग्नि प्राइम। ब्रह्मोस से ही थर्रा रहा था पड़ोसी, अब तो अग्नि प्राइम भी आ गई, वो भी ट्रेन से चला दिया। देखिए, वो भी 2000 किलोमीटर की रेंज, और वो भी उस अग्नि मिसाइल की जिसका रेंज 5000 से 7500 करने के लिए हम जा रहे हैं। यानी कि उसको एक IRBM से ICBM हम बाद में बनाएंगे। लेकिन क्यों किया हमने ये रेल लॉन्चर मोबाइल का क्यों इस्तेमाल किया है, जो रेल्स बेस्ड मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया? इससे पहले ये सर हम यहाँ ये भी दिखा रहे हैं कि ये जहां पर भी रेल नेटवर्क होगा वहां से इसको लॉन्च किया जा सकता है। नहीं, तो इसमें क्या आ रहा है जद में? देखिए इसका ये चीज है कि जो भी फिक्स्ड लॉन्चर्स होते थे पहले, हम लोग अब उनको एयर बेसेस में या कहीं सिक्योर्ड एरियाज के अंदर फिक्स रखते थे। ज्यादातर देशों में, ईरान ने भी यही किया, तो इजराइल ने प्रीएम्प्टिवली उनको खत्म कर दिया था। उसके बाद से जो फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी हमको चाहिए, जो जिस तरीके से हम पूरा नेटवर्क का इस्तेमाल करें पूरे देश के अंदर, और हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को जो मिलेगी इससे फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, और साथ में आप देखिए कहीं से भी हम लॉन्च करेंगे, सऊदी अरेबिया से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा का पूरा चीन इसके अंदर आ जाएगा, और वो तो 5000 किलोमीटर की रेंज से ही है। सर, लेकिन दूसरी बात यह है कि ट्रेन नेटवर्क, रेल नेटवर्क एक तरीके से ये कि जहां भी मौजूद होगा वहां से आप लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन रेल नेटवर्क से ही ये लॉन्च हो पाएगा, ये एक वल्नरेबिलिटी भी है क्या? जी नहीं, सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है। अच्छा, ये कैपेबिलिटी दुनिया के पास 1-2 देशों के पास ही है। मैं बताता हूँ, भारत चौथा देश, तीन और देश है, ये चौथा देश। क्या होती है, खास करके स्पेशल अंडर बॉर्डर्स में जो हम लोग प्लान करते हैं, हमारे टनल्स होंगे, हम पहाड़ के अंदर होंगे, वहां से रेल लाइन होगी, इसकी सप्लाई रेल लाइन से होगी, क्योंकि नेटवर्किंग है, और ये उसी रेल से आएगा और फायर करेगा, और इसके अंदर वापस वो टनल पे होंगे, टनल के अंदर होंगे घुसे हुए, वहीं से निकले, फायर किया, अंदर घुस गए। आप देखिए, और आप पूछ रहे थे कि क्या है ये है DF, उन्होंने बनाया था 23, उन्होंने डोंगफेंग 23 बनाया। हाँ, 20 उसी के काट के लिए बनाया, उसके काट के लिए, इसके काट के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एरिया डिनाइल, और हम इनसे एंटी शिप मिसाइल बनाना चाह रहे हैं। जो आपने इसका रेंज घटा दिया गया है, इसकी वेट 1/3 है अग्नि 3 से। क्यों कर रहे हैं इसको? इसलिए कर रहे हैं कि हमको एंटी शिप मिसाइल से पूरे इंडियन ओशन रीजन को हमको करना है। ये आप भले
पूरा पाकिस्तान को हम कवर कर रहे हैं और हम केवल 2000 किलोमीटर उसका ऑपरेशनल डेप्थ में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। ठीक है सर, इसकी एक ही वल्नरेबिलिटी है, वो है सबोटाज। इसमें ये कहा जाता है कि जैसे हमारे VAVPs में हम पहले इसको मिसाइल लॉन्चर्स को रखते थे तो हाईली प्रोटेक्टेड होते थे। इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन हम, जैसे कि जनरल साहब ने बहुत सही तरीके से बताया कि टनल्स के अंदर इसको रखेंगे तो वहां पे हमको इसकी उसी लेवल सबोटाज किस तरह का? सबोटाज का मतलब है जैसे इजराइल ने किया, जैसे कि यूक्रेन ने किया, ज़ेलेंस्की ने किया, ये अपने एजेंट्स को, कमांडोज को या फिर आतंकी एलिमेंट्स को भेज के उन जगहों पे जहां अगर उनके पास रियल टाइम इंटेलिजेंस हो तो वहां पे हाँ, ये इस तरह के खतरे तो हमेशा बने रहते हैं, ये वल्नरेबिलिटीज तो हमेशा होंगी। ये देखिए कैनिस्टर में आ रहा है, कैनिस्टर है, डुअल कैनिस्टर है, ठीक है। और इसमें कोल्ड स्टार्ट कहते हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, सॉलिड फ्यूल इसके अंदर डाला गया है कि आप जस्ट निकाले। यदि आपने कहा 1 सेकंड में फायर हो सकता है, कोई प्रिपरेशन नहीं। ये कैपेबिलिटी इसी के कारण है। और टाट्रा व्हीकल के ऊपर इसमें रोल एंड रेड दोनों के ऊपर में, और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये कोई नहीं हमारी ने आर्मी नेवी एयरफोर्स को नहीं आ रही है, ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को दी जा रही है। जो आप रॉकेट फोर्स सुनते हैं ना, इतनी बड़ी, इतनी सारी इसकी खासियतें हैं कि पूरा एक एपिसोड इसमें किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी खबरें इंतजार कर रही हैं। समंदर में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन, अमेरिकी नेवी का ट्राइडेंट 2D5LE मिसाइल का परीक्षण, फ्लोरिडा के पास ओहायो क्लास एटमी सबमरीन से टेस्टिंग। मिसाइल की रेंज 8500 किलोमीटर से ज्यादा, जाहिर है बहुत ज्यादा बड़ी रेंज। और क्या ये बड़ा डेडली टेस्ट है सर? बिल्कुल सही, बहुत ही डेडली टेस्ट है। नॉर्मली अमेरिका क्या करता है, सबमरीन्स को अपने स्टेट के नाम देता है। तो ओहायो के क्लास की जो सबमरीन्स है, ये न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, 14 के करीब है जो बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर सकती हैं। और ये किस टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज जैसे आपने बताया 8500 किलोमीटर और 1000 से 2000 kg का इसका पेलोड होगा। और साथ में इसकी महत्वपूर्ण बात है, इसके ये मिसाइल 1980 में बनी थी, लेकिन इसके गाइडेंस सिस्टम में और इसकी एक्यूरेसी में बदलाव किया गया और लाइफ एक्सटेंशन दी गई है इसको 2040 तक। और 197 टेस्ट किए गए, 197वां टेस्ट था जो सबमर्सिबल हुआ है। और इस मिसाइल की वजह से ये पनडुब्बियां कहीं पे भी होंगी दुनिया में तो मोस्ट पार्ट्स दुनिया के कवर कर सकती हैं। यानी कि इस समय एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी हो रही है साथ साथ में। वो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग रशिया को भी है, यूरोप को भी है और चाइना को भी। और चाइना। तो अगली खबर देखिए, ईरान ने पहली बार ICBM का टेस्ट किया है। ईरान भी इधर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट कर रहा है। जानकारों का दावा है कि मिसाइल का नाम खुर्रमशहर 5 रखा जाएगा। मिसाइल 12000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ईरानी ICBM अमेरिका तक मार कर सकती है। जाहिर है ईरान खास तौर से इस बात को अंडरलाइन करके बता रहा होगा कि हम तो अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं। खुर्रमशहर। देखिए, जो मिसाइल की बात होती है उनके अभी तक तो 2000 की कैपेबिलिटी में रहे हैं, वो हार्डली यूरोप में पहुंचते हैं। 12000 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और देखिए उनकी क्षमताएं, उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है और उनको चीजें मिल रही हैं रशिया से, चाइना से, दोनों जगह से। तो देखिए वो एक पावर हाउस तो है, 3000 बोलते थे, 30,000 की उनकी परिकल्पना है, 3000 से 30,000। और मेरे ख्याल से उनका एक बेंचमार्किंग है, एक प्लान है, उसके अनुसार वो चल रहे हैं। तो ईरान बहुत बड़ा डेवलप कर रहा है और देखिएगा एक समय ऐसा आएगा और ये तिगड़ी में ये ईरान भी घुस रहा है। भारत, चाइना, पाकिस्तान, इसकी जो तिगड़ी में भारत, चाइना, रशिया वाले तिगड़ी में ईरान भी उसमें ईरान भी आ रहा है, घुस रहा है। और अगली खबर देखिए, इजराइल के रिजॉर्ट सिटी हालात पर ड्रोन अटैक। हूती विद्रोहियों ने यमन से दागे ड्रोन अटैक में इलाके को भारी नुकसान। नेतन्याहू ने हूतियों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। हूती वैसे ही बहुत मार खा रहे हैं, लेकिन हूती भी पूरी हिमाकत दिखा रहे हैं। उसी की अगली खबर ये। लेकिन सर, ये जो तिकड़ी में ईरान के भी घुसने की खबर है, इसमें फिर ये भी बात तो है कि इजराइल भारत का दोस्त है, ईरान की इस तरह की प्रेजेंस और ये सब, ये कैसे बैलेंस होंगे ये तमाम फैक्टर्स? देखिए, सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जब भी हम किसी वेपन सिस्टम का डेवलप करते हैं तो उस वेपन सिस्टम को उस तरीके से डेवलप करते हैं कि किस एरिया के अंदर हम डोमिनेट कर सकें और उसका एम्प्लॉयमेंट क्या होगा। तो उसके लिए अभी इनका कंसंट्रेशन सिर्फ इजराइल की तरफ है और बाद में, जैसे कि जनरल साहब कह रहे हैं कि ये चीन के साथ तो पक्का मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं इस एलियट के बारे में बोलना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलियट जो सिस्टम, एलियट जो सिटी है, वो सदर्न मोस्ट टिप पे इजराइल के रेड सी का पोर्ट है, 1500 से 1800 किलोमीटर दूर है यमन से। तो इसमें कौन सा ऐसा यूज किया गया होगा जो कि उनका एक ड्रोन है जो जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर
1500 से 2000 किलोमीटर उस ड्रोन की इस्तेमाल किया इन्होंने, और उसकी जो स्पीड है 200 से 250 किलोमीटर। मैं एक चीज इसकी लिंक है, इसका लिंक ये है कि ऐसा कैसे हो गया कि 2 बार उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया और दोनों बार वो ड्रोन पकड़ में नहीं आया। यानी कि इजराइल का जो इतना अच्छा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जो 2400 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, तो क्यों हुआ ऐसा? वो ऐसा इसका एक रीजन है, और वो रीजन है कि ये एक तो ड्रोन छोटा है, 2.8 मीटर्स की इसकी लेंथ है। दूसरा, आपने देखा जैसे ही वो आ रहा था पास में इजराइल के अंदर एंटर करने से पहले, तो ग्राउंड ये लो लेवल पे आ गया, बहुत करीब उड़ रहा था। मतलब रेडार की रेंज कम, एक तो स्पीड कम, रेडार की रेंज कम, और उसके बाद जो ये मिसाइल है वो उसके ऊपर कैसे इंटरसेप्ट करेंगे अगर लॉक ऑन उनके रेडार्स का उस पे पहले अर्ली टाइम पे नहीं हुआ। अगर डिटेक्ट नहीं होगा तो फिर कैसे उसको इंटरसेप्ट करके ध्वस्त किया जा सकता है? ये बहुत छोटा है आकार में और जमीन के बहुत करीब उड़ रहा था, स्पीड बहुत कम थी, वजह हो सकती है। और ड्रोन अटैक से इजराइल के एडीएस पर सवाल उठ रहे हैं, जैसा कमोडोर साहब भी बता रहे हैं। ताजा हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। लोगों का सवाल है कि कैसे इजरायली इलाकों में हूती विद्रोही कर रहे हैं ड्रोन स्ट्राइक। ये क्या अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर भी वहां पर लोगों को संशय में डाल जाएगा, या इसका तोड़ बहुत जल्दी सामने आएगा? देखिए, तोड़ तो किसी भी चीज का नहीं हो सकता 100%, एब्सोल्युटली भुलेखा होगा, कहिएगा 0% आप में। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है सर कि उन्होंने सैचुरेट कर दिया हो। देखिए कहाँ आया है, एलियट जैसे ये बता रहे थे, एब्सोल्युटली उनका कोना है, वहां पर आए हैं बहुत छोटे ड्रोन, मगर अभी उन्होंने कुछ लोगों को घायल किया है। क्या इसने बड़ा तबाही मचा सकता है, ये बात है, और इस चीज के लिए हमें इंपॉर्टेंट है सर। लेकिन ये एक दूसरी ये चैलेंज है कि जनरली लोग क्या करते हैं, अपने जो हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं उनके आसपास वो एयर डिफेंस को बहुत मजबूत रखते हैं, अपने काउंटर यूएवी सिस्टम को रखते हैं। इनका मेन प्रॉब्लम क्या है, भारत के अंदर 600 ऐसे ड्रोन आए थे, क्या एक भी ड्रोन किसी टारगेट सिस्टम को लगा? नहीं लगा। वो काउंटर यूएवी सिस्टम थे जो इनके पास। देखिए, उन्होंने तो अपना लेजर बीम भी ले आए हैं, उसके अलावा एरो 1, एरो 2, डेविड स्प्लिंग, थर्ड, ये कंसंट्रेशन ज्यादा है। मगर देखिए, आप लेके चलिए कहीं ना कहीं, भारत में भी कल खुदा ना खास्ता कहीं आ जाए, पूरा कर दीजिए कि नहीं पूरी की पूरी सेना है, ये इसको डाउट मत कीजिए, ये कैपेबिलिटी है, स्नीक थ्रू होगा, और ऐसे कैजुअल्टी के लिए आपको तो तैयार कई बार इस तरीके से हो सकता है, बहुत ज्यादा मजबूत आपके पास ढाल हो, उसके बावजूद इस तरीके के स्नीक इन्स हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। मैक्रो ने उधर नोबेल के लिए रख दी है शर्त, कहा ट्रंप को पहले गाजा में युद्ध रोकना होगा, तब हम कहेंगे। ट्रंप ही इजराइल पर दबाव बना सकते हैं, मैक्रो ने कहा। आपको बता दें कि ट्रंप ने खुद के लिए मांगा है नोबेल शांति पुरस्कार। ये साहब ऐसे हैं कि दुनिया भर में अपनी ट्रम्पेट खुद बजा रहे हैं, अपनी तुतुहरी खुद बजा रहे हैं और कह रहे हैं मुझको मिलना चाहिए ये नोबेल। इधर मैक्रो ने उस पर दांव खेल दिया है, कहा है कि हमास के बीच में समझौता करा दो, गाजा में शांति करा दो, उसके बाद ट्रंप को नोबेल के लिए हम भी बोले। अच्छा, ये भी एक काउंटर तरीका हो सकता है, जिस तरीके से नोबेल हो रहे हैं, जहां भी छोटे बड़ी जो भी चीजें चल रही है ना, सबको कहना चाहिए ट्रंप को ये भी रुक पाओ, ट्रंप आए ये भी रुक पाओ, करो ये भी। मास्टर स्ट्रोक है साहब, है ना, मास्टर स्ट्रोक। मैं मान गया, मैं मैक्रो साहब को कभी कभी दूसरे तरह से दिखता हूं, मगर ये मास्टर स्ट्रोक उन्होंने मारा, गाजा में करके दिखा दो। और इसके अलावा वेंजुला में क्यों शुरू कर रहे हैं, वो पूछना सुनो होना चाहिए कि आप वेंजुला क्यों चले जा रहे हैं, वहां क्यों कर रहे हैं? जब आप बोलते हैं कि नोबेल शांति चाहते हैं ना, वहां तो कुछ भी नहीं है, तो वहां पर आप कहते हैं ड्रग को पकड़ने के लिए, पहले अपने लोग जो ड्रग लेके आ रहे हैं उसको तो पकड़ो, तो आप वहां पर चले जा रहे हो। बहाना वो है, सेम चीज जो इस तरह इराक में घुसे थे, वेंजुला में घुसना चाहते हैं, वहां पर ऑयल है, दूसरे चीजें हैं, सत्ता परिवर्तन है, तो बहुत अच्छा है, मास्टर स्ट्रोक मारा है। वो जो शादियों में गाना बजता है ना कि फलाने को नचाया तो नचाया, अब इसको भी नचाओ तो जाने, तो ये वाला अब ट्रंप के लिए गाना कुछ दिनों में बजना शुरू हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र के मंच से जेलेंस्की की वार्निंग, पुतिन पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप, रूस को रोका जाना जरूरी, जेलेंस्की ने कहा पूरे यूरोप में जंग फैला देगा रूस। जेलेंस्की, अब ये जेलेंस्की जो है वो पूरे यूरोप को डर दिखाने में लगे हुए हैं, ये बताने में लगे हुए हैं कि ये खैर पहले दिन से ही बता रहे हैं कि अगर मैं सामने से हट गया तो सीधे सीधे तुमको आंच लगनी शुरू हो जाएगी रशिया की, और इसको और जोर से अब बताने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये पूरे यूरोप के लिए खतरा हो जाएगा, सीधे रशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द यूरोप हो जाएगा। लेकिन इसके टेकर्स हैं कितने? क्या बाकी के मुल्क ये वल्नरेबिलिटी महसूस करते हैं, या ये कहते रहे, पहले दिन से कह रहे हैं, आगे भी कहते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? सर देखिए, जेलेंस्की कब आए थे आपको पता, 2019 में आए थे, इनको निकाला गया था, कॉमेडियन साहब थे, ऐसे कॉमेडी हम लोग शायद कॉमेडी करते हैं, ऐसे करते हैं, मगर जब इन्होंने जिन को निकाल दिया, यही जैसे जिन, वो पूरा यूरोप को लपेट लिया अपने में, तो ये मैं मानता हूं जेलेंस्की जो बोल रहे हैं उसमें क्या है, बात वो है कि वो पूरा का पूरा जो चीजों को कर दे रहे हैं, दुनिया के लिए बहुत बड़ी, पूरा खत्म है, यूक्रेन को खत्म कर दिया। नहीं, वैसे इसका एक दूसरा सर आप जो कह रहे हैं महत्वपूर्ण है, ये एक तरीके से ये भी है कि अनाड़ी के हाथ में उस तरह है
खुद तुम पर भी मुसीबत आ सकती है, ये भी समझाने की कोशिश है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप देखिए कि जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, क्या रशिया ने किसी भी नाटो कंट्री के आगे अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया? यूक्रेन को छोड़ दिए, वो वैसे भी नाटो में नहीं है। अब आप देखिए किन किन ने फोर्सेस डिप्लॉय की है। फिनलैंड ने की है, एस्टोनिया ने की है, लातविया ने की है, लिथुआनिया ने की है, पोलैंड ने की है, रोमानिया ने नहीं की, पर हाँ बैटल ग्रुप्स इनके एक्टिव हैं रोमानिया के अंदर भी नाटो के। अब इन सब जगहों पे जो मैंने नाम लिए हैं, इंक्लूडिंग नॉर्वे में भी उन्होंने अपनी फोर्सेस को एक्टिव किया हुआ है। ये यूरोपियन नाटो फोर्सेस ने अपने आप को एक्टिवेट किया, उनके बैटल ग्रुप्स एक्टिवेटेड हैं, उनके जहाज एक्टिवेटेड हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं वो इस एक्टिवेशन के अंदर, चाहे वो टाइफून, रफाल या फिर कोई भी F-35, F-16 जहाज है। यहां पे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं, रशिया जो है इनके इसी डर को ऊपर निकाल के ला रहा है ताकि वो अपने देश के एयर डिफेंस और डिफेंसिव सिस्टम्स पे पैसा खर्चे। पैसा जो वो यूक्रेन को देना चाहते थे, डिफेंसिव सिस्टम जो यूक्रेन को देना चाहते थे और अमेरिका को जो पैसा देके खरीद रहे थे, वो ध्यान हटाना चाहते हैं, वो अपनी रक्षा में लगाएं, वो अब अपने ऊपर लगाएं और यूक्रेन को भूल चुके हैं सब, और वो दबा के अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, रोज अटैक कर रहा है। तो नेटो का थ्रेट परसेप्शन बढ़ा देना असल में रशिया की एक शतरंजी चाल है कि वो जो मदद अभी तक दे रहे हैं यूक्रेन को, वो अपनी सुरक्षा के लिए जब चिंता हो जाएगी उनको, तो उस पे लगाने लगेंगे। ये एक चाल हो सकती है। और तुर्की के राष्ट्रपति की अमेरिका में बेइज्जती। न्यूयॉर्क में पुलिस ने रोक दी एर्दोगन की कार। एर्दोगन को रोक ट्रंप के काफिले को दिया गया रास्ता। न्यूयॉर्क में सड़क पर खड़े दिखे एर्दोगन। इमैनुअल मैक्रों जैसे एर्दोगन को सड़क पर खड़ा कर दिया गया। ट्रंप का काफिला निकालने के लिए पुलिस ने एर्दोगन को रोका। दोनों देशों के सुरक्षा कर्मियों के बीच में तीखी बहस हुई। पहले आपने देखा कि इमैनुअल मैक्रों रोड पर खड़े हुए थे, उन्होंने फोन किया कि मेरे काफिले, पहले तो उन्होंने पुलिस वाले से कहा कि मेरे को पहचानो, मैं इमैनुअल मैक्रों हूं। उन्होंने कहा हाँ साहब जानते हैं आपको, लेकिन यहाँ का प्रोटोकॉल ये है हमारे प्रेसिडेंट जाएंगे। अब ये जो खलीफा हैं, ये अपने आप को खलीफा मानते हैं, वरना ख्वाब इनके खलीफा वाले ही हैं। ये देखिए खलीफा कैसे खड़े हुए हैं सड़क पर, इंतजार कर रहे हैं कि पहले प्रेसिडेंट का काफिला गुजरे और उसके बाद जाएं। लेकिन इनके साथ जो सुरक्षा कर्मी है बेचारों को अपनी नौकरी बचानी थी, तो थोड़ा कुछ आसपास में लड़ झगड़ लिया कि ताकि नौकरी बची रहे। हमने तो कोशिश की थी साहब, क्या करें। देखिए दिनेश, मुझे तो अच्छा लग रहा है साहब। मुझे देखिए ये 20 साल से वहाँ काबिज हैं पूरे टर्की में, और जिस तरह से भारत के साथ करते हैं, इनका ये हर्ष हो रहा है, तो मुझे तो बहुत कुछ। कोई कहेगा कि नहीं ये डिप्लोमेटिक है, राजनीति है ये, मगर जिस तरह से ये करते हैं, तो मैं तो इसमें ट्रंप साहब के साथ खड़ा हूँ कि भैया इनको आपने कहा। अच्छा ये जो है सर, ये क्या UNGA में हिस्सा लेने के लिए इनका तमाम लोगों का जाना, सितंबर में ये एनुअल फीचर होता है, ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं। पहले इस तरह की खबरें और तस्वीरें नहीं आती थी, ये इस बार ये खबरें तस्वीरें क्यों आ रही हैं? बहुत क्लियर होता है। मैंने एम्बेसी में काम किया 3 साल, हाई कमीशन ऑफ इंडिया ढाका के अंदर। जो भी VVIP मूवमेंट्स होती है और बहुत सारे हेड्स भी जब आते हैं, हर हेड की मूवमेंट को बहुत माइन्यूटली देखा जाता है। सिक्योरिटी वैसे ही एक जगह से दूसरी जगह जब वो मूव करते हैं कंटिन्यूअसली बताई जाती है, और कोई भी मेजर मूवमेंट कहीं बीच में हो रहा हो, अगर उनको रोकना है तो उनको होटल में या UN हेडक्वार्टर्स में, एर्दोगन को UN हेडक्वार्टर्स में रोका जा सकता था कि ये ट्रंप का कॉन्वॉय जाने दो। एक तो ये तमाशा भी बनाया जा रहा है क्या? ये तमाशा बनाया जा रहा है, ये जान के किया जा रहा है। और किन के अगेंस्ट किया जा रहा है? फ्रांस, जिन्होंने स्टैंड लिया है कि गाजा को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, और दूसरा एर्दोगन जो हमेशा से गाजा के साथ नेटो में रहते हुए भी अलग अपनी बजाते हैं, अपनी पहचान बनाई, और नेटो में रहते हुए भी वो कभी कभी अमेरिका की बात नहीं सुनते। तो यहाँ पर उनको अपना कद भी असल में एहसास कराया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि एक सेकंड तुम वहां के खलीफा हो ना, यहाँ खड़े रहो सड़क पर। अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को रूस का करारा जवाब। रूस बोला युद्ध में हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप के पेपर टाइगर वॉर को करारा जवाब। कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि पेपर टाइगर है रशिया, ये जो वार था उसको करारा जवाब मिला है। क्रेमलिन ने ट्रंप की चुनौती को स्वीकार किया। ये बड़ी खबर है, ट्रंप की चुनौती स्वीकार। डोनाल्ड ट्रंप को रूस का करारा जवाब। रूस बोला युद्ध में हम आगे बढ़ रहे हैं। पेपर टाइगर कहा गया था, और इसका जवाब भी दिया गया था, कहा गया था हम टाइगर नहीं है, हम भालू हैं। तो ये कहा जाना कि हम युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं, एक तरीके से सीधे सीधे ललकार है ट्रंप को, जो बने कर लो। एब्सोल्युटली। देखिए जमीन डिसाइड करती है कि आपका बैटल फील्ड डिसाइड करता है, जमीन बूट्स ऑन ग्राउंड कि क्या है। एवरी डे दे आर गेनिंग 10 स्क्वायर किलोमीटर है एवरेज एवरी डे। और देखिए जिस तरह से चल रही है इनका भी, और उन्होंने कहा एक बात इसमें ही कहा है कि जहां भालू हैं, उन्होंने कहा हमारी सोची समझी नीति है। वो ट्रंप साहब ने कह दिया था, ये कह रहे थे 15 दिन में 6 दिन में ये खत्म कर देंगे।
आप पुतिन को कम समझते हैं? रशिया एब्सोल्युटली प्लान तरीके, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, लोग कहते थे ना कि 15 दिन में लपेट देंगे, तो इससे नहीं होता। बात ये होती है कि आपको जब जियो स्ट्रेटेजिकली खेलना पड़ता है, आप पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, उन्होंने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया, और ये रुकेगा नहीं जब तक कि यह स्टेबलाइज नहीं हो जाए कि पूरे के पूरे मल्टीपोलैरिटी, ही बिलीव्स इन मल्टीपोलैरिटी, इंडिया बिलीव्स इन मल्टीपोलैरिटी। मल्टीपोलैरिटी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, जिस दिन ये स्टेटमेंट दी गई थी उसके बाद जो रशिया के जहाज थे अलास्का के ऊपर घूम रहे थे, और दूसरा जर्मन शिप के ऊपर उन्होंने पास किया, जिन जिन देशों ने कहा था कि हमको शूट डाउन कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये पुतिन सिर्फ ऐसा ही नहीं करते, वरना कोई कसर भी नहीं छोड़ते। और भारत के साथ रिश्ते पर अमेरिका का बहुत बड़ा बयान, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप जल्द मिल सकते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन में मिल सकते हैं मोदी और ट्रंप। अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का दावा, अमेरिका और भारत के रिश्तों में कूटनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में ये मुलाकात है। ये कितनी महत्वपूर्ण होगी ये मुलाकात? बहुत सही है, होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह होगा, अक्टूबर नवंबर में शायद क्वाड की मीटिंग होगी, पहले ट्रंप साहब आएंगे और दिसंबर में पुतिन साहब आएंगे। तो देखिए भारत का क्या स्ट्रेचर है, आप बोलते हैं ना, इसको कहते हैं स्ट्रेचर। इसके पहले भी मिलने की एक खबर आ रही है कि आसियान का कोई मीटिंग होने वाला है, ट्रंप साहब शायद वहां पर सी जिनपिंग से भी मिलेंगे, कहते हैं हम चाइना भी चले जाएंगे। तो ये जो चीजें भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, होना चाहिए, क्यों नहीं, आप आइए, क्योंकि देखिए भारत तो झुकेगा नहीं, भारत में सब चीजें झुकेगा नहीं, लेकिन अपने हितों के लिए जहां जरूरी होगा वहां मुलाकातें जारी रहेंगी। इसी को एक्सपर्ट्स कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आज वक्त कुछ कम था, मुझे भी खल रहा है, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद।